नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने की यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं उस चीज़ को लेके आ रहा हूँ जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हमने प्लेसेस इन न्यूज़, आपको पता है हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं कि हम सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैं उसे कवर कर लें, है ना? अभी क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में, हमें वो भी पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम टारगेट कर सकते हैं कि सही तरीके से हम प्लेसेस इन न्यूज़ को क्या पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़ आई किसी भी प्लेस से रिलेटेड और आप उसके बारे में सब कुछ ही रटे जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज अच्छे से नहीं किया है ना? तो अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जून 2025 से लेके अक्टूबर 2025 की जो करंट अफेयर्स है प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड, वो हमने कर लिए। आज हम क्या करेंगे, जो नवंबर 2025 है, उससे लेके फ़रवरी 2026 तक की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे पार्ट नंबर 2 में। आज का हमारा ये काम है ना? तो जैसे पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, हम क्या कर रहे थे, हम टारगेट कर रहे थे, कैसे? हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज़ किया, आपको पता है सीरीज़ पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसको भी देखनी है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको 2014 के बाद से करवाए हैं, ठीक है? तो उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने ये देखा कि प्लेसेस इन न्यूज़ में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि हमें एक प्लेस दे दी और सामने जो है, मतलब पेयरिंग वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस रीजन की वजह से ये पर्टिकुलर प्लेस न्यूज में है ना? फिर आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। जो भी पेयर करेक्ट है उसके हिसाब से आप अपना आंसर लगाएंगे, ठीक है? दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे नुब्रा वैली वाला क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि उस टाइम पे नुब्रा वैली जो है कि न्यूज में थी, तो इस वजह से उससे रिलेटेड एक बहुत ही डीप क्वेश्चन बना दिया कि नुब्रा वैली के मतलब कि नुब्रा वैली में कौन सी रिवर ड्रेन कर रही है एंड ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है? तो मतलब हमें ये पता है कि अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है ना, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जैसे इस साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा मिडल ईस्ट, उसको तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ईरान को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, पर्शियन गल्फ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, अरेबियन सी को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, कैसे ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से जो हमारे न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, वो हमें देखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, जो कि जो मार्च अप्रैल वाली करंट अफेयर्स होगी उसमें हम करेंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि तब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी मिडल ईस्ट में, ठीक है? तो उसमें हम इसे कवर करेंगे। फिर आपको और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूछा जा रहा है, अगर कोई समझ लो कि हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है या फिर कोई नेशनल पार्क है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर वो न्यूज़ में है, तो पूछा जाता है कौन सी रिवर इधर से जा रही है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मतलब हमें क्या क्या टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है बॉर्डरिंग कंट्रीज। एक जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पर यूक्रेन की बॉर्डर्स और ब्लैक सी के आसपास से बहुत क्वेश्चन बने थे। तो मतलब कि हमें ये भी समझ आया, कहीं वॉर चल रही है तो उसके आसपास की वाटर बॉडी और उस कंट्री की बॉर्डरिंग कंट्रीज हमें पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे समझ में आई, ये सारी चीजें हमें पीवाईक्यूज करके समझ में आई। तो मैंने क्या किया है, इस सेशन को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि आपकी यही चीजें बस कवर हो, है ना? हमें बहुत सारा भी ज्ञान नहीं लेना है और बहुत कम ज्ञान भी नहीं लेना। हमें उतना ज्ञान लेना है जितना हमारा एग्जाम क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा होगा, ये पार्ट 2 आप देख लो, उसके बाद पार्ट 1 देख लेना, उसमें डिफरेंट करंट अफेयर्स है, इधर डिफरेंट करंट अफेयर्स है, कोई मेल नहीं है, ठीक है? तो उसको आप बाद में देख लेना, ठीक है, जब आप इसे देख लें। फिर देन मार्च अप्रैल, मतलब कि जिस टाइम अप्रैल खत्म होगा ना, सेकेंड या थर्ड मई तक मैं आपके लिए 20 सेकेंड या थर्ड मई तक मैं आपके लिए क्या करूंगा, ये पार्ट 3 लेके आ जाऊंगा। अप्रैल को तो खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके मैं करंट अफेयर्स ला सकता हूँ अप्रैल की, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, आज हम इसे कवर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, है ना? उसके बाद सेशन को कंटिन्यू करेंगे 1 मिनट बाद। देखो, इन्वायरमेंट की 1 साल की ऐसी करंट अफेयर्स चल रही है ना? मतलब जिस तरीके से हम इनिशिएटिव ले रहे हैं प्लेसेस एंड न्यूज को कवर करने का, उसी तरीके से इनिशिएटिव लिया हमने इन्वायरमेंट को कवर करने का। तो इन्वायरमेंट की भी करंट अफेयर्स चल रही है, इसको मैंने किस तरीके से किया है, क्योंकि इसमें ना 1 महीने में ही थोड़ा ज्यादा कंटेंट होता है, तो फिर क्या किया, इसमें हमें मंथली कवर कर रहे हैं। अभी हमने 3 महीने की कवर कर ली है, मतलब जून जुलाई एंड अगस्त, इसकी हमने कंप्लीट कर लिया। एंड ऐसे ही आगे आने वाले 15 दिनों में ये पूरा खत्म हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद फिर मैं लेके आऊंगा स्कीम्स की वीडियो, इसे हम 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। फिर मैं लेके आऊंगा ज्योग्राफी की करंट अफेयर, जो भी मैं 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, जैसे कि प्लेसेस एंड न्यूज़ को हम 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखो मैंने क्या किया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर कर कुछ थीम्स निकाली है, कुछ थीम्स निकाली है, ठीक है। ये थीम्स होगा, कुछ थीम्स निकाली है मैंने, किसकी? एनवायरनमेंट की, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो बट मैंने इसे क्या किया है, मैंने इसे पेड मेंबरशिप में रखी है, जो मेंबरशिप 389 रुपीज की है। कहाँ पे? यूट्यूब पे ही है ना, यूट्यूब पे ही है। यूट्यूब पे जब आप जाएंगे, वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन होता है, ज्वाइन पे जाएंगे, 389 रुपीज आप पे कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इस लेक्चर को। इसमें सिर्फ उन्हीं चीजों को हम नहीं कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई थी, उससे रिलेटेड और क्या चीजें हैं, मतलब हम एक टॉपिक पकड़ते हैं, उससे 5 टॉपिक कवर कर लेते हैं, ऐसा हम करते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ क्या हो सकता है, हमारा इन्वायरमेंट कंप्लीट हो सकता है ना, बिना इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सेशन की तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है प्लेसेस इन न्यूज़ को। एक मैंने किया है इंटरनेशनल जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, और एक नेशनल, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक-एक करके हर एक कॉन्टिनेंट को एक बार देखेंगे। जैसे सबसे पहले अफ्रीका को हम देख लेते हैं कि अफ्रीका में कौन-कौन सी जगहें हैं जो न्यूज़ में थी और क्यों न्यूज़ में थी, और उनसे रिलेटेड कितना पढ़ना है। एक ओवरव्यू के तौर पे पहले देख लो कौन-कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे और किन्हें हम पढ़ेंगे आज। जैसे हम नाइजीरिया पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम नाइजीरिया पढ़ेंगे, ये देखेंगे क्यों न्यूज़ में था। फिर हम सूडान को पढ़ेंगे, इथियोपिया को पढ़ेंगे। यहाँ पे सोमाली लैंड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोमाली लैंड है, ये पूरे सोमालिया है और इस तरफ सोमाली लैंड है यहाँ पे। तो ये सोमाली लैंड क्या है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कीनिया के बारे में पढ़ेंगे, कीनिया क्यों न्यूज़ में है, तंजानिया क्यों न्यूज़ में है, बोट्सवाना क्यों न्यूज़ में है, अंगोला क्यों न्यूज़ में है। तो ये जो है 6-7 प्लेसेस अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की करंट अफेयर्स में, ठीक है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ की करंट अफेयर्स में, इन्हें आज हम कवर करेंगे, ठीक है, अफ्रीका में। उसके बाद ऐसे एशिया देखेंगे, नॉर्थ साउथ अमेरिका देखेंगे, देन ओशियाना देखेंगे, आर्टिक रीजन देखेंगे, है ना, सारे ऐसे कवर कर लेंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इसके आगे आपको इमेजेस नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ पे मेरे को कंटेंट ज़्यादा देना था, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज में उसका मैप ऐड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैप नहीं होगा, मैप आपको हर एक प्लेस के साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात की टेंशन मत लेना। किसी किसी स्लाइड में नहीं डाल पाया क्योंकि इतनी छोटी सी इमेज डाल के कोई फायदा नहीं है, तो इस वजह से नेक्स्ट पेज में डाल दिए। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं तंजानिया, ठीक है। तंजानिया बड़े मैप में अभी बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहाँ पे है, फिर से दिखा दूं क्या? फिर से दिखा देता हूँ। तंजानिया आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है तंजानिया। ओके, अब चल लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसे देखो, यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो स्टैटिक में पूछी जा सकती है, तो उन चीजों को प्लीज मत भूलना। जैसे लेक विक्टोरिया, है ना, लेक विक्टोरिया आपको 3 कंट्रीज के बीच में देखने को मिल रहा है, जैसे कि तंजानिया, युगांडा और कीनिया, है ना। कीनिया में थोड़े से में पार्ट में है, बट है, ठीक है। तंजानिया में और क्या याद रखना है, एक लेक विक्टोरिया याद रख लिया, एक आपको याद रखना है ये लेक टांगा नाइका, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट आप समझ जाना कि जो कंटेंट है इट इज वेरी वैल्यूएबल और बहुत ही टॉप नॉच है। अब देखो जरा, ये जो आपको लेक देखने को मिल रहा है, 3 लेक आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। आपने एक याद रखा लेक विक्टोरिया, एक लेक टांगा टांगानाइका, और एक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लेक नायसा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन किलीमंजारो आपको याद रखना है। किलीमंजारो सबको पता है स्टैटिक का पार्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, दोदोमा। इसकी कैपिटल क्या है, दोदोमा। अब देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर जब इलेक्शंस हो गए थे, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिले, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। प्लीज इसे याद रखना, कई बार ऐसा आता है, प्लेस या कंट्री दे दी और उसके बाद आपसे आगे पूछ लिया गया कि ये क्यों न्यूज़ में था, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों न्यूज़ में, ठीक है। देन उसके बाद इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तभी बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखने की ज़रूरत होती है जब वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी प्रभावित हैं। जैसे कि यूक्रेन के बारे में जब पूछा गया था, तो इसलिए पूछा गया था, रशिया यूक्रेन की वजह से जो वॉर चल रही थी, उसकी वजह से आसपास की जो कंट्रीज है वो भी प्रभावित थी, तो इस वजह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। बट आपको हर किसी की जो आसपास की कंट्रीज है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार के लिए जो ईरान है, उसकी आसपास की कंट्रीज को आपको बिल्कुल देखने की जरूरत है, ठीक है। वो जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में तो हम देख लेंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, माउंट किलिमंजारो। क्यों मैंने बोला था क्यों इंपॉर्टेंट है,
अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन है ये, क्या है, अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद इसके बारे में हमने बात कर ही ली है, लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, इस चीज को भी याद रखना है, और ये कहाँ पे है आपको देखने को मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये तंजानिया है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, किसकी, लायन की, ठीक है। और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं क्लोव्स के, ठीक है। बस इतना याद रखो, आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा स्टैटिक भी पढ़ते चलो, तो उससे क्या होगा कि रिवाइज होता रहेगा इजीली, है ना, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। सूडान हमेशा ही न्यूज में रहता है ड्यू टू सिविल वॉर, तो कभी भी अगर ऑप्शन में दिया हो सूडान और आगे लिखा हो कि वाई इन न्यूज, तो आपको याद रखना है हमेशा ये सिविल वॉर की वजह से ही न्यूज में रहता है, और कोई भी इसका रीजन नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है सूडान, ऊपर मैंने दिखाया था अभी आपको कहाँ पे है, इधर ना एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि ये जो आपको इधर देखने को मिल रही है ना, ये ब्लू लाइन जो आपको जाती हुई दिख रही है, ये दिस इज वाइट नाइल, क्या है ये वाइट नाइल है, ठीक है। ऐसे ही आपको राइट साइड में ये दिख रही है, ये क्या है, ये एक्चुअल में ब्लू नाइल है। अब ये जो व्हाइट नाइल है, ये ब्लू नाइल है, ये सूडान के अंडर आके ही मिलती है, कहाँ पे, खार्तूम में। और खार्तूम में मिलने के बाद ये क्या है, ये क्या बन जाती है, ये नाइल रिवर बन जाती है, क्या बन जाती है, नाइल रिवर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सूडान के अंदर आकर खार्तूम में जो व्हाइट नाइल है और ब्लू नाइल है, वो मिल जाती है किसमें, एक नाइल रिवर बनने में, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो नाइल रिवर है वो कब बनती है, जब व्हाइट एंड ब्लू नाइल आपस में मिलती है, कहाँ पे, खार्तूम में। ये आपको याद रखना है। बॉर्डरिंग स्टेट फिर से मैं बोलूंगा, याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखना, इट इज ओपन टू रेड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप जान के रखना क्या है, कि इट इज ओपन टू रेड सी। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इसका जो मैप है वो नेक्स्ट उसमें है, नेक्स्ट इमेज में है, नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। तो इसको हम तब देख लेंगे। सबसे पहले क्यों याद रखना है, देखो हुआ क्या नाइजीरिया में, ये देखा गया, जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, मैं हमेशा बोलूंगा जिनकी सोच बहुत एक्सट्रीम है, हर किसी को आप नहीं बोल सकते, बट सिर्फ वो लोग जो वो इस्लामिस्ट हैं जिनकी सोच बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, ऐसे यूएस डोनाल्ड ट्रंप का एलिगेशन है, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ न्यूज पढ़नी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है वहां पे, ये बोला गया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से, वहां पे जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं वो वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटीज को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि अगर नाइजीरिया को ये बोला था कि अगर आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जो यूएस मिलिट्री है वो इंटरवीन करेगी एंड इसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो आप सोचो कि किसी भी कंट्री की सोवर्जिनिटी के ऊपर ये कितना बड़ा सवाल है, कि कोई भी ऐसे बाहर से कंट्री आके बोल रही है कि आप अपने आपसी मुद्दे सुधार लो या संभाल लो, नहीं तो हम आकर अटैक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि जो नाइजीरिया है वो इस टाइम पर न्यूज में था और हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम इसको मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। नाइजीरिया ये है, यहाँ पे एक पिछले जो पार्ट वन में बताया था मैंने, नाइगर स्टेट है एक नाइजीरिया के अंदर, वहां पर आपको क्या देखने को मिला था, वहां पे आपको फ्लड देखने को मिली थी, तो इस वजह से हम उसे पढ़ रहे थे, ठीक है। बट अभी उसे नहीं देखेंगे, अभी आसपास की कंट्रीज को देख लो एक बार, नाइगर है, चाड है, कैमरून है, बेनिन है, ठीक है, ये है। और ओपन किसमें, ओपन, इट इज ओपन टू अटलांटिक ओशन, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो बस ये देख लिया करो कि इस वाटर बॉडी से जुड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा बोला जा सकता है कि नाइजीरिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, तो आपको याद रखना है कि अगर नाइजीरिया अटलांटिक ओशन से पर ओपन है, तो वो ऑब्वियसली क्या नहीं हो सकती, वो लैंडलॉक कंट्री नहीं हो सकती, तो इस चीज को बस अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और आप नाइजीरिया के बारे में क्या जान सकते हैं, नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। दूसरी चीज, अफ्रीका के अंदर जो सबसे पॉपुलस कंट्री है वो कौन सी है, वो नाइजीरिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर ये भी याद रखोगे ना कि ये कौन से पार्ट में है अफ्रीका के, इसीलिए मैंने वो एक मैप प्रोवाइड किया है जिसमें आप पहले ही देख लो सारी कंट्रीज को कि ये कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट में कहाँ पे लाई करती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी पढ़ना इट विल बिकम इजी, ओके। अब यहाँ पे देखो जरा, क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अंगोला विजिट किया था।
तो जब अंगोला को विजिट किया था, दिस इज द रीजन कि हम इसे पढ़ रहे हैं। अब जब ना अंगोला को विजिट किया था, तो अब थोड़ा सा आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप आसपास की जगहें भी देखें। ठीक है, सबसे पहले कि अंगोला कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, अंगोला कहाँ पे लाई करता है, उसके आसपास की कंट्रीज कौन सी है, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, तो थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखना है कि ये कहाँ पे, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ साउदर्न अफ्रीका में। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बड़े वाले उस पे दिखा दूँ, मैप पे। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा ना संतुष्टि नहीं मिलेगी अगर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तो ये जो अंगोला है, ये इस तरफ है। ठीक है, कहाँ पे है, वेस्ट अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका में है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, नाइजीरिया, नाइजीरिया कहाँ पे, इस तरफ है। ठीक है, अभी जो जो कंट्रीज हम पढ़ चुके हैं उसे एक और बार दिखा देता हूँ। ये हमने नाइजीरिया देखा, इधर मैंने बोला था इट इज ओपन टू अटलांटिक ओशन, इट इज ऑल्सो ओपन टू अटलांटिक ओशन। तो आपको ये कहाँ पे देखने को मिल रही है अंगोला, वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिल रही है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सूडान। सूडान में मैंने आपको क्या बताया, खार्तूम में दो रिवर्स आके मिल रही है, एक व्हाइट नाइल और एक ब्लू नाइल। और यहाँ से मिलने के बाद ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है हमारी जिसे हम कहते हैं कि नाइल रिवर। ठीक है, अब ये जो नाइल रिवर है, ये इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाके इसका माउथ है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने इतना कुछ नहीं पढ़ा, तंजानिया पढ़ा था, तंजानिया इज ओपन टू इंडियन ओशन, ये आपको याद रखना है। इंडियन ओशन में क्या, अरेबियन सी। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा अभी तक नहीं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, वो आपको पता होना चाहिए। सब कुछ याद रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ याद होता भी नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही हमें मेनली याद रखनी होती है। आप ना देखो क्या होता है कि जब आप प्रिपेयर करते हो, अगर मैं उनको बता रहा हूँ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करके नहीं पढ़ रहे, मैंने अपनी पेड क्लास में भी बताया है, जो मैं इन्वायरमेंट की थीम्स वाली क्लास ले रहा हूँ, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों का जानने का हक है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आपके लिए एज अ कंपास वर्क करेगा। वो आपके लिए एज अ कंपास वर्क करेगा। कैसे, मान लो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन इज लाइक अ फॉरेस्ट। ठीक है, एक डेंस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पर इतने पेड़ हैं, इतनी मतलब कि आपको पता ही नहीं है कहाँ जाए। ठीक है, बट अगर आपके पास एक कंपास है, आपको पता है कि आपको इधर जाना है, मान लो आपको नॉर्थ में जाना है, आपको पता है आपका फेस इधर भी है, बट ये कंपास आपको शो करेगा कि यस दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, आपको इधर जाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए कंपास की तरह वर्क करते हैं। आपको वो दिखाते हैं कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा बार बार बुद्धिज्म पे, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो बार बार पोर्ट्स के अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं, बार बार आपके क्वेश्चन बन रहे हैं बुद्धिज्म से, जैनिज्म से। ठीक है, बार बार अब जो क्वेश्चन पूछने लगे हैं, वो आपको पूछने लगे हैं 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच की डायनेस्टीज के बारे में, है ना। तो अब क्या है कि ये आपके लिए कंपास की तरह वर्क कर रहा है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे मेजरली जो रिवाइज करना है वो ये एरिया रिवाइज करना है। ऐसी प्लेसेस इन न्यूज है, आपको पता है मुझे सारी प्लेसेस पढ़नी है जो भी न्यूज में है, बट मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कहाँ पर क्या बैरियर है, क्या एंड है, कि इससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काम करते हैं। अगर आपको करने हैं ढंग से और आपके पास कम भी टाइम है, देखो मैंने 2014 से, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 2014 से प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाना शुरू करे थे अब तक के। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लगता है नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2020 से करिए। बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप करिए जरूर, आप करिए जरूर। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ, आप बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। ये आपको अटेम्प्ट देने के बाद में समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो जरा, आसपास की आपने कंट्रीज देख ली कि नामीबिया है। ठीक है, नीचे की तरफ आपको साउथ में देखने को मिल रहा है। फिर डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, उसके बाद ये रहा। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, जाम्बिया। जाम्बिया कहाँ पे, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ईस्ट में। तो ये कंट्रीज हैं जो इसके आसपास है। बट फिर से ये कहूंगा कि कंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ईरान, मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज बॉर्डर्स याद होने चाहिए इस बार, लेकिन ये याद रखना। ठीक है, उसके तो बॉर्डर याद करने पड़ेंगे, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक है, फिर वही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ही बोट्सवाना को भी क्या किया था, बोट्सवाना को भी विजिट किया था। दिस इज अ लैंडलॉक कंट्री, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कालाहारी डेजर्ट है ना, वो यहाँ पर 70% कवर करता है, वो यहाँ पर 70% कवर करता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसके आसपास की कंट्री है नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, बट फिर मैं वो कहूँगा बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओकावांगो डेल्टा है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो बोट्सवाना से बिल्कुल पास करता है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगी, किसकी? एलिफेंट्स की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? डायमंड्स का। ये आपको याद रखना है। तो वही मैं फिर से बोलूंगा कि बहुत सारा याद नहीं रखना है, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी याद रखनी है। यहाँ पे आपको बोट्सवाना देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन इसके अराउंड पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ना वो ऐसे नहीं लिखते फिर कि बोट्सवाना इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, वो ऐसे लिखेंगे बोट्सवाना इज ओपन टू अटलांटिक ओशन। अब आपके दिमाग में आएगा यार अफ्रीका में है, इस तरफ इंडियन ओशन की तरफ तो है नहीं, क्या पता ओपन हो ही अटलांटिक ओशन में, इतनी सारी कंट्रीज है। तो वहां आप कंफ्यूज होते हो, तो इसलिए जो लैंडलॉक्ड है उन्हें याद रखो कि ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, या तो फिर आपको सारी कंट्रीज याद हो जो कोस्टल एरियाज पे, वो बात अलग है। ठीक है, अब मुझे क्यों लगता है सोमालीलैंड के बारे में पूछा जाएगा, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। सोमालीलैंड जो है ना, ये 1991 से अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट इन्होंने घोषित करा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ अपने रूल्स चलते हैं। ठीक है, ये सेक्युलर भी है ये एरिया। ठीक है, बट एक्चुअल में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, यूएन ने भी अभी तक इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है सोमालीलैंड को। ठीक है, ये है सोमालिया का ही पार्ट, बट एक्चुअल में इट इज नॉट रूल्ड बाय, या फिर मैं बोलूंगी इट इज नॉट अंडर द अथॉरिटेटिव, जिसे हम कहेंगे कि इट इज नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ सोमालिया। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट आपको देखने को मिलेगी सोमालीलैंड, बट है सोमालिया के अंडर ही, जो आपको पूरा मैप देखने को मिलता है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये? सोमालिया के अंदर, या आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, बट डी फैक्टो ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो अभी इन रियल आप देखोगे। ठीक है, अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो इसराइल है, क्यों पूछा जाएगा ये? इसलिए पूछा जाएगा, ये फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया। अब यूपीएससी इतना भी आपके लिए दयालु नहीं है कि वो इतना सिंपल सी स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा, ऐसा नहीं करेगा वो सोमाली लैंड के बारे में अगर पूछेगा तो वो ये पूछेगा सोमाली लैंड किस पर ओपन है, तो आपको याद रखना है गल्फ ऑफ एडन। ये क्या है? गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि सोमालिया के कौन से पार्ट में, तो आपको याद रखना है नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि सोमालीलैंड किसके साथ बॉर्डर बनाता है। ये जरूर पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज किया गया ना फॉर्मली, पहली बार किसी ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया ऑफिशियली, तो इस वजह से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, एक तो सोमालिया के साथ तो बनाता ही है, बट मुझे लगता नहीं है वो सोमालिया के बारे में पूछेंगे, वो बाकी दो कंट्रीज के बारे में जरूर पूछेंगे। एक है जिबूती और एक है इथोपिया। ये आपको याद रखना है। इथोपिया में अभी हम क्या पढ़ के आए थे? कुछ पढ़ के आए थे, जरा मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में क्या पढ़ के आए थे। ठीक है, 1991 में वैसे ये इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया था इन्होंने अपने आप को, बट यूएन रिकॉग्नाइज स्टेट नहीं है, ये याद रखना। इजराइल इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने इस सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया है फॉर्मली, बस इतना याद रखना है। ओपन किस पर है? गल्फ ऑफ एडन पे, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ऐसी पुंट लैंड है, बट फिर वही बात है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है इसे पढ़ने की, सोमाली लैंड को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेक तुर्काना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि जो लेक तुर्काना है ये कहां पर है। ये कीनिया और इथोपिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये जो इथोपिया के थोड़ा सा पार्ट कवर करता है, बट मेनली किसके अंडर है? मेनली ये कीनिया के अंडर है, इस चीज को याद रखना है। अभी हुआ क्या है, वैसे तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है। ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक। अब आपको पता है, आ जाएगा ऐसे पेयरिंग में, लेक तुर्काना और आगे लिखा आ जाएगा कि इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक, ऐसा आ जाएगा, या ऐसा आ जाएगा फ्रेश वाटर लेक। वो तो आपको पता ही है, कंफ्यूज करने में वो तो महारत हासिल है उन्हें, यूपीएससी को। तो ये चीज आपको याद रखना है कि परमानेंट डेजर्ट लेक है, प्लस लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक है, ये आपको याद रखना है। इसे क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी बोला जाता है, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी बोला जाता है। ठीक है, मेनली ये एंडोरहिक लेक है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई आउटफ्लो नहीं है, अंदर तो आ रहा है, ठीक है, पानी पर, यहाँ से कोई बाहर जाने का निकास नहीं है, बाहर जाने का इसका कोई आउटपुट एरिया नहीं है। ठीक है, मेनली 90% जो इसमें पानी आता है वो कौन सी रिवर से आता है? ओमो रिवर से आता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज में क्यों है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिसेंट स्टडीज में ये देखा गया है कि इसके वाटर लेवल्स और इसकी जो सैलिनिटी है, जो पहले कम थी अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है।
ठीक है, और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्या है, ये न्यूज में है। ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है। अब इस पे कोई स्टडी आती है और उसमें ये बताया जाता है कि इसका वाटर लेवल कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है उस वो अब थ्रेटेंड है। तो अब इसलिए पूछा जा सकता है। तो यू नीड टू नो कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट है, ऐसा कुछ भी है, उससे रिलेटेड अगर कोई स्टडीज आती है तो यस, यू नीड टू नो इट। ठीक है। लेक तुर्काना है। अब अगर आपसे ये पूछ लेना या फिर ये स्टेटमेंट आ जाए कि इट लाइज ओनली इन कीनिया, तो आपको समझ जाना है भाई साहब खेल खेल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से आ जाता है हमारे इथोपिया। ठीक है, इथियोपिया, इथियोपिया बोलो, इथोपिया बोलो, कुछ भी बोल लो यार, याद होना चाहिए बस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेली गूबी वॉल्केनो। ठीक है, कहां पर है ये, अफार रीजन में। अब मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये आएगा क्यों। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा, चार पांच चीजें बताता हूँ वो आ सकती हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर ये जो हेली गूबी वॉल्केनो है, ये पूछा जा सकता है कि इट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आपको याद रखना है इथियोपिया। ठीक है। पूछ लिया जा सकता है कि अफार रीजन कहाँ पे, तो आपको याद रखना है इट इज इन इथियोपिया। उसके बाद ये बोला जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोज हैव इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10,000 ईयर्स, तो आपको याद रखना है इथियोपिया में हेली गूबी वॉल्केनो। तो इस वजह से पूछा जाएगा क्योंकि पिछले 10,000 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इरप्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद याद रखना, ये जो सोमाली लैंड है ना, यहाँ पर एक पोर्ट है जो इथोपिया को गल्फ ऑफ एडन से ट्रेड करने में हेल्प करता है, क्योंकि सोमाली लैंड जो है वो इन्हें हेल्प करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे याद रखना कि ये वॉल्केनो कहाँ पे, ये अफार रीजन कहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्यों है ना, पता है ये इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना बड़ा था ये, कि इसका जो ऐश है वो राजस्थान गुजरात तक भी ट्रैवल किया था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यस दे विल आस्क इट। ठीक है। उसके बाद और भी रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर ने इथियोपिया को जो है वो अभी रिसेंटली यहाँ पे ट्रैवल किया था, इसे विजिट किया था, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। लैंडलॉक्ड कंट्री है, प्लीज इसे याद रखना, जो जो लैंडलॉक्ड कंट्री है प्लीज याद रखना। अभी पीछे किसको पढ़ के आया, बोट्सवाना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि 2027 में यहाँ पे COP32 होने वाला है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारी दी है, बट मैं आपको बता कम रहा हूँ, उसके पीछे का देखो सिंपल सा रीजन है, एंड रीजन इज वेरी यू नो सिंपल, कि अगर हम सब कुछ पढ़ने लगे ना, हर किसी की बॉर्डरिंग कंट्री, ठीक है, बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सी है, हर जगह हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ पर कौन से माउंटेन्स लाई कर रहे हैं। देखो मैं आपके लिए वीडियो को लंबा नहीं बनाने का काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ उतना बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं भी हर चीज़ बताऊं कि ये देखो यहाँ पे इथियोपियन हाईलैंड्स है, यहाँ पे अडीज अबाबा इसकी जो है वो कैपिटल है, फिर मैं बताऊं आपको मेंडेबो जो माउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कितना याद कर लोगे आप, कर लोगे क्या यार, नहीं कर पाओगे, आपको भी ये बात पता है, यू ऑल्सो नो इट। तो मेहनत उतनी ही करो, इनपुट उतना ही डालो जितना आउटपुट मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आ जा रहा है, वर्ल्ड का ओनली आ जा रहा है, वो तो हम पढ़ ही रहे। ठीक है, उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा भी मत पढ़ना, ठीक है, अपने लिए ही नुकसान करोगे। अब ये पढ़ाई है हमने अभी, है अफार रीजन कहाँ पे था, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब ना यहाँ पर क्या आ जाता है कि एक ना ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ये क्या है, ये ऐसा बोल रही है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, उसका जो ईस्ट ईस्ट पार्ट है, जो उसका ईस्ट पार्ट है वो टूट रहा है। वो क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, देखो यहाँ से, यहाँ से देखना, यहाँ से वो टूट रहा है। ये अभी हमने एफआर रीजन देखा था, कहां पर देखा था ये हमने, इथियोपिया में। यहां से ये टूटना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये जो है, ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा, इसकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो यही है हमारा क्या है, ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। तो अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है ना, वो तो वो स्टेटमेंट्स में आएगा। तो इसलिए याद रखना कि ये जो रिफ्ट जो है, या फिर मैं बोलूँ कि ये जो डिवीजन है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऊपर वाली साइड से, अफार रीजन में, जो कि कहाँ पे, इथियोपिया में, और मूव कर रहा है साउथवर्ड्स, और कहाँ तक जा रहा है, मोजाम्बिक तक। ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आ रही है, इथियोपिया, देन कीनिया, देन तंजानिया, देन युगांडा, देन रवांडा, देन मालावी।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है इसमें, ये बोला गया है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ये दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। एक नूबियन एंड एक सोमाली प्लेट्स जो है उनकी वजह से आपको ये जो रिफ्ट है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना याद रखना है बस। मेनली आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो ऐसे ही पूछा जाएगा स्टेटमेंट्स में, तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थे हमारी अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। जो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी इन 4 महीने में वो हमने पढ़ी, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, देन वी विल मूव टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ओके, अभी एक्चुअली रात के 2:30 बज रहे हैं एंड मैं क्लास इसलिए ले रहा हूँ, क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज कल जो है मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है इम्पोर्टेंट काम से, तो इस वजह से मुझे पता है कि कल मैं पूरा दिन तो क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ले लेता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा, इसलिए मेरी आंखों में थोड़ी नींद भी है अभी। अब देखो ज़रा, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, देखो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कंट्रीज़, ठीक है, बहुत सारी भी कंट्रीज़ नहीं है। क्या-क्या है देखो, एक है ग्रीनलैंड। अब आप सोचोगे ग्रीनलैंड तो यार उसका पार्ट है डेनमार्क का, हम इधर क्यों पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में? देखो क्या है कि ज्योग्राफिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बट पॉलिटिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, ये आपको याद रखना है। बट जब इस मैप में आ रहा था तो मैंने कहा इधर ही कवर कर देता हूँ, जब ज्योग्राफिकली इसका पार्ट है तो। उसके बाद यहाँ पे एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे, हम वेनेजुला के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है वेनेजुला क्यों न्यूज़ में था? यूनाइटेड स्टेट्स का जो डोनाल्ड ट्रम्प चचा है, उसने सोचा कि क्यों ना वेनेजुला को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया जाए, तो उसने क्या किया, यहाँ से इसके प्रेसिडेंट को उठा दिया, है ना? तो इसलिए भी हम पढ़ेंगे। देन वी विल सी, ये त्रिनिदाद एंड टोबागो जो है यहाँ पर, साउदर्न मोस्ट कैरेबियन स्टेट है ये, तो इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ है इधर नहीं, और कुछ भी नहीं है। प्लस मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिसमें बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना आता है, इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं ज़रा मुझे बताना, और किसके लिए ये न्यूज़ में रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक एक करके। ब्राज़ील, ब्राज़ील ने एक्चुअली क्या किया है कि कुछ डीमार्केशंस करी है, जिसकी वजह से उन्होंने 10 न्यू इंडिजीनियस टेरिटरीज बनाई है, मतलब अपने ही एरिया की जो टेरिटरीज थी उसमें 10 टेरिटरीज को और ऐड किया है, ठीक है। कब कब किया था ये? COP30 में किया था। एंड इससे क्या है, वो क्या क्या रीजन है कि उन्होंने ऐसा किया है? उन्होंने अमेज़न की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो वहाँ के इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उनके राइट्स को फुलफिल करने के लिए, लैंड राइट्स को फुलफिल करने के लिए ऐसा स्टेप उठाया। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो-जो स्टैटिक की चीज़ें जो हमें पढ़नी है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो ये हमारा ब्राज़ील है, ये साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है। बस 2 कंट्रीज़ है जिनके साथ नहीं बनाता है, क्योंकि थोड़ा दूर है उससे, एक तो ये चिली और एक आपको यहाँ पे इक्वाडोर देखने को मिलेगा। इन दोनों के अलावा ये सबके साथ बॉर्डर बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ब्राज़ील में। प्लस ये इम्पोर्टेंट है, जो ये पैंटानल है, ये एक्चुअल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। आपको पता है वेटलैंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी पिछले 2-3 साल में। तो जब रामसर कन्वेंशन हो गया, रामसर कन्वेंशन आपको पता है कि 1971 में आया था, बट 1975 में वो फोर्स में आया था, ठीक है। उस टाइम पर अडॉप्ट किया गया था, पर फोर्स में 1975 में आया था। तो नाउ 50 इयर्स पूरे हो चुके हैं। सो दिस इज द रीजन कि मुझे लगता है रामसर कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रामसर कन्वेंशन डायरेक्टली आपको पता है वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, और वेटलैंड की अगर कोई लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वर्ल्ड का, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, वो कौन सा है? पैंटानल, ठीक है। और ये कहाँ पर लाई करते हैं? ब्राजील में लाई करता है। तो मैंने हर जगह से चीजों को कनेक्ट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये भी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में रहता है? आपको पता है कि ये जियोथर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये न्यूज़ में रहता है। ये ऐसा एरिया है
जो एक हॉटस्पॉट की तरह माना जाता है, टेक्टोनिक हॉटस्पॉट की तरह। यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा हाइड्रोथर्मल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे गीजर्स, हॉट गीजर्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, नेचुरल हॉट गीजर्स, हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, फ्यूमा रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में रहता है। नाउ एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ज़रा इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो मैं एक वो बता देता हूँ, उसका नाम पहले कुछ और था, उसके बाद अब कुछ और हो गया, ये भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है, फिर आपको शायद हिंट मिल जाए। फिर फिर त्रिनिदाद एंड टोबागो, मैंने क्या बोला आपको कि जो कैरेबियन रीजन है, कैरेबियन आपको सी देखने को मिलेगा, उसका क्या है, ये साउदर्न मोस्ट स्टेट है या आइलैंड है, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। त्रिनिदाद नीचे वाला, टोबागो ऊपर वाला, ठीक है। ये दो आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, ये ठीक है। उसके बाद क्या है कि किसके कोस्ट के पास है, आपको याद रखना है, वेनेजुला के कोस्ट के पास है, ठीक है, ये वेनेजुला है, ओके। उसके बाद आपको याद रखना है, त्रिनिदाद एंड टोबागो अलग अलग दो आइलैंड है, ठीक है, बट साथ में जुड़े हुए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, हाँ, यहाँ पर आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वॉयर देखने को मिलेगा, किस चीज का, एसफॉल्ट डिपॉजिट्स का, तो ये आपको याद रखना है। ये एक स्टैटिक का पोर्शन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर 40 से 45% जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ना पॉपुलेशन, वो इंडियन ओरिजिन है। क्यों, आपको पता है कि जो ये फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये यूजुअली क्या कर रहे थे, ये हमारे यहाँ के इंडियंस को बंधुआ मजदूर बनाकर दूसरी दूसरी कंट्रीज में ले जा रहे थे, है ना। तो उस टाइम पर जो जैसे मॉरिशस हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबागो हो गया, यहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनसे काम करवाया जा रहा था, ठीक है। तो यहीं पर वो लोग रह गए, तो अब 40 से 45% जो पॉपुलेशन है त्रिनिदाद एंड टोबागो की, वो इंडियन है। तो आपको याद रखना है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था जुलाई 2025 में। अब ना कैसे याद रखना, सबसे पहले यही, अगर स्टैटिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही आएगा कि कैरेबियन सी जो है उसका साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेनेजुला, वेनेजुला मैंने आपको बताया था क्यों न्यूज़ में है ना, वो ट्रम्प चचा की वजह से है ना। तो अब क्या है कि वेनेजुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये याद रखना, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इधर है, ठीक है। कौन कौन से और यहाँ पे आपको मतलब कि क्रिटिकल मिनरल्स देखने को मिलेंगे या मेटल्स देखने को मिलेंगे, गोल्ड, बॉक्साइट एंड कोल, ये जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑरिनोको रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। साउथ अमेरिका का जो लार्जेस्ट लेक है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर लाई करता है, कौन सा है, लेक मैरा साइबो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस एरिया को ना ये बोला जाता है, यहाँ पे ना इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, उन्होंने जो यूएस है, जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उसने क्यों यहाँ पर एकदम यहाँ के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, बहुत सारे रीजन है। एक तो वैसे ही यहाँ की जनता खुश नहीं रहती है, क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं कि ये डच डिजीज है इन्हें। क्यों, डच डिजीज का सिंपल सा मतलब है वो इकोनॉमी जो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है, ऑयल इकोनॉमी है, ऑयल इकोनॉमी है, ठीक है, उस पर ही इनकी सारी की सारी इकोनॉमी बेस्ड है, और ये किसी और सेक्टर पर ध्यान भी नहीं देते। इस वजह से यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन एंड एक्सट्रीम इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज द रीजन, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो याद रखना, वेनेजुला जो है हमेशा वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है, वाई, बिकॉज ऑफ डच डिजीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, डच डिजीज अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है। उसके बाद ग्रीनलैंड भी क्यों ही है, क्यों न्यूज में है, फिर वही ट्रम्प चचा की वजह से है ना। ट्रम्प चचा को लगा कि ग्रीनलैंड जो है उसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए, यहाँ पे तो बहुत मिनरल्स है, यहाँ की जो आइस है वो बड़े लेवल पे जो है वो जिसे हम कहते हैं मेल्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो अब नीचे ग्राउंड निकल के आ रहा है, इट इज रिच इन मिनरल्स, तो अब इसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम इसे अब ले लेंगे। डेनमार्क ने बोला, अरे चचा क्या हो गया, क्यों दिमाग खराब हो गया आपका, है ना। तो फिर उसके बाद थोड़ी बहुत झड़प हुई, कुछ चीज़ें, कुछ डेनमार्क के वहाँ के सुप्रीम लीडर ने कुछ बात करी, कुछ वर्ड्स बोले जो मैं अभी क्लास में बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, बट आप समझ जाओ, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अब देखो ज़रा, जब जर्मनी के आए गेस प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने, आई डोंट नो, जब ये बात बोली थी कि ट्रम्प को मैं उसी की भाषा में समझाना चाहता हूँ, फिर दो वर्ड्स बोले थे,
और देन अपनी स्पीच को खत्म किया था। अब देखो जरा ग्रीनलैंड के बारे में जान लेते हैं। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। दूसरी बात, ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की। जैसे मैंने बताया था कि ज्योग्राफिकली तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट पॉलिटिकली इट इज एसोसिएटेड विद यूरोप, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेनमार्क है यूरोप में, और पॉलिटिकली इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, तो इस वजह से, ठीक है। अब इसके आसपास की जगह याद रखो, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड सी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, डेनमार्क स्ट्रेट कहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, डेविस स्ट्रेट हो गया, बैफिन बे हो गया, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात जिस वजह से इसके पीछे पड़ गया था एकदम से, वो 80% जो यहाँ की जो 80% जो इसका एरिया है ग्रीनलैंड का, वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आइस शीट से ढका हुआ है। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे देखने को मिला है कि मैसिव ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, इस वजह से सी लेवल पे भी फर्क पड़ रहा है, और नीचे की जो जमीन निकल के आ रही है वो ऑब्वियसली इट इज रिच इन मिनरल्स नाउ, तो फिर इस वजह से इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए यूएस की नज़र पड़ गई है इस पे। अब ईरान से फ्री होगा तो शायद इधर भी घूमेगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, तो इतना ही था उसमें। अब एशिया में ना यार देखो, अब ये मत सोचना, देखो एशिया इज वेरी बिग, यू नो, है ना, कि एशिया यहाँ टर्की से लेके, ठीक है, वहाँ आपको पता है कि कहाँ तक जा रहा है, जापान तक जा रहा है, जापान का नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, देन रशिया का भी एक एंड, वहाँ तक ये जा रहा है। नीचे भी आप देखोगे तो जावा तक ये जा रहा है ना। तो इस वजह से बहुत बड़ा है, तो मैंने एक मैप नहीं ऐड किया है, मैंने क्या किया है, मैंने एक साथ सारी चीज़ों को रख दिया है, तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें खुद ही बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मैप नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊँ कि ये है, ये है, ये है, बट हाँ, हम इसे एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले टर्की की बात कर रहे थे, जिसने अपने अपने नाम को चेंज करके तुर्की कर लिया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, देखो मैं सारी करंट अफेयर्स करूंगा, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की वजह से प्लेसेस इन न्यूज में हो, ज्योग्राफी की वजह से प्लेसेस इन न्यूज में हो, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से प्लेसेस इन न्यूज में हो, किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से न्यूज में हो, मैं सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज नहीं पकड़नी, कोई भी न्यूज किसी भी रीजन की वजह से प्लेस कोई न्यूज में है तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। अब तुर्की के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर जिसे आप बोलो प्यार से टर्की, ठीक है, टर्की बोलना ज्यादा मुझे बढ़िया लगता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि पहला, इसलिए पूछा जाएगा, पहला ह्यूमन फेस्ड टी शेप्ड पिलर देखने को मिला है, ह्यूमन फेस्ड टी शेप पिलर देखने को मिला है, ठीक है। कितने साल पुराना बताया जा रहा है? 11,000 से 12,000 साल पुराना बताया जा रहा है। कहाँ पे मिला है ये? कराहन टेपे नियोलिथिक साइट जो है वहां पे मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये डायरेक्टली पूछा जाना तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली पूछा जाएगी, फर्स्ट एवर ह्यूमन फेस टी शेप्ड पिलर जो है वो कहाँ पे मिला है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वो पूछेंगे। पर वो ये जरूर पूछ सकते हैं कि काराहन टेपे नियोलिथिक साइट जो है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है तुर्की या फिर टर्की में है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल पूछ सकते हैं और भी ऐसी साइट्स हैं, ठीक है। गोबी गोबी कैली टेपे कहाँ पर है, तो आपको याद रखना टर्की में है। ये जो आपको काराहन टेपे देखने को मिलता है, इसे याद रखना कि ये टर्की और सीरिया के बॉर्डर के पास है तो प्योरली टर्की के अंडर, बट क्या है कि सीरिया के बॉर्डर के पास है, इसे याद रखना, ठीक है, नियर सीरियन बॉर्डर। बट प्लीज इस चीज को याद रखना कि एकदम बॉर्डर पे नहीं है तो प्योरली टर्की के अंदर, बट हाँ बॉर्डर के पास है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान पर, ये ये पूछा जाएगा। अब इस चीज को आप लिख लो, क्यों मैं बोल रहा हूँ। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अफगानिस्तान का प्लान है कि वो कूनर रिवर पर कूनर रिवर पर एक डैम को कंस्ट्रक्ट करे, एक डैम को कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, क्योंकि अपनी नीड्स के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली। तो अब आपको पता है कि हमेशा से ही इंडिया ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया है, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो, चाहे वो सलमा डैम हो, चाहे वो शहतूत डैम हो, और अब कुन्नार रिवर पे जो, या कूनर रिवर पे एक डैम बना रहे, तो इसे भी ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वी वांट कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहे, ठीक है, ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहे, क्योंकि ईरान एंड अफगानिस्तान वो रीजन है जहां से हम सेंट्रल एशिया में इजीली मूव कर सकते हैं, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान के साथ तो हमारे उतने अच्छे रिलेशन है नहीं, है ना। चाइना के साथ हमारे थोड़े न्यूट्रल रिलेशन है, और पाकिस्तान के साथ तो टोटली नेगेटिव रिलेशन है हमारा, है ना। अब क्या है
कि इस चीज को याद रखना है, अगर ये कूनर रिवर आएगी तो सबसे पहले आपको ओरिजिन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, चियांतर ग्लेशियर, जो कि हिंदू कुश या फिर हिंद कुश माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पर है ये, पाकिस्तान में। वहां से ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ इस पॉइंट से क्या होता है, ये रिलीज होती है। देन अफगानिस्तान में जब ये एंटर करती है, अफगानिस्तान में एंटर करती है, उधर इसे चित्रल रिवर से जाना जाता है, इधर कूनर रिवर से जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बोला है फ्लोज थ्रू चित्रल पाकिस्तान में, एंड नूरिस्तार कूनर नंगा नंगारहर प्रोविंस अफगानिस्तान में फ्लो करती है। अब जो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की। ठीक है, और फिर काबुल रिवर आगे जाके किसमें मर्ज हो जाती है, यहाँ पे जाके इंडस रिवर में। तो इनडायरेक्टली ये किसको वाटर शेड दे रही है, इंडस रिवर को। तो ये याद रखना है, एक तो ये रिवर किसकी है, काबुल की, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पाकिस्तान के अंदर से, चियांतर से। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फ्लो कर रही है, पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन अफगानिस्तान के अंदर काबुल रिवर में ये मिल जा रही है, देन उसके बाद इंडस रिवर तक ये जा रही है, काबुल रिवर। इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, तो आई होप अब आपको याद रहे लंबे टाइम तक। माउंट समेरू, देखो यूजली मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो माउंट वाउंट है, जो वॉल्केनो इरप्शन है, ये सब मैं किस में डाल देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ पॉइंटर्स में। ठीक है, कि जो एक एक लाइन के पॉइंटर्स है वहीं से पढ़ते चलो। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट मैंने इसे यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईस्ट जावा में क्या देखने को मिलेगा, आपको माउंट सेमेरू देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो। किस टाइप का वॉल्केनो है, एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो। इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, भूटान के बारे में। ठीक है, भूटान जी, भूटान क्यों न्यूज़ में है। सबसे पहले तो आपको पता है कि रिसेंटली जब रेड फोर्ट पे जिस दिन अटैक हुआ था, उस टाइम पर जो पीएम हैं हमारे देश के, वो कहाँ पे थे, वो भूटान में थे। क्यों, वहाँ पर वहाँ का जो लीडर है उसका बर्थडे था, तो उसको सेलिब्रेट करने गए थे। तो इस चीज़ को याद रखना है, तो उस टाइम की न्यूज़ है, बस वैसे आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। तो ये हमारे लिए इसलिए मतलब कि इम्पोर्टेंट है भूटान के बारे में पढ़ना। ठीक है, और वैसे भी चाइना की वजह से और चिकन नेक एरिया की वजह से, ठीक है, ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखो ज़रा, जो आपको भूटान देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्टर्न हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश की 4 स्टेट्स है जिसके साथ ये बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर कितना लंबा है, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स का। एक तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल है। ये जो आपको कंट्रीज है वो याद रखनी, स्टेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जिनके साथ जो सिक्किम के साथ जो है वो बॉर्डर बनाती है। उसके बाद सिलीगुड़ी जो आपका कॉरिडोर है वो भूटान से टच ही होता है। ठीक है, जिसे हम चिकन नेक एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अच्छे से पढ़ रही है, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे एक हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन मिलती है वर्ल्ड की, इसलिए हमें ये पढ़ना है। हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन है वर्ल्ड की, जिसे क्या बोला जाता है, गंगखर प्यूनसम, गंगखर प्यूनसम बोला जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्या यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल करती है। उसके बाद और कौन सी रिवर्स है, मुझे नहीं लगता और कोई रिवर याद रखनी है आपको, बस इतना याद रखना है, जो पूना सांगचू है या संकोच रिवर है, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है भूटान की, तो इसलिए आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसे याद रखना कि ब्रह्मपुत्र रिवर उधर से एक्चुअली फ्लो नहीं करती, बट यहाँ की जो मेजर रिवर्स है वो ब्रह्मपुत्र में क्या करती है, ब्रह्मपुत्र में फ्लो करके आती है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो यहाँ से जो मेजर रिवर्स है वो क्या कर रही है, यहाँ पे आकर अपने वाटर को शेड कर रही है। ठीक है, मेरे मुंह से थोड़ा गलत निकल गया था तब। अब देखो जरा, हुआ क्या है कि जो मदीना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में, दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये मक्का है, ये मदीना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो हमारे क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तेलंगाना से कुछ पिलिग्रिम्स गए थे। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे पिलिग्रिम्स जाते हैं मक्का मदीना में। तो यहाँ पर एक बस फायर हुई थी जिसमें 45 जो पिलिग्रिम्स थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है,
अब मैंने सिर्फ इस वजह से ये नहीं डाला, मैंने इस वजह से भी डाला है, आपको पता है सऊदी अरेबिया वैसे ही न्यूज़ में है, रीज़न बीइंग पता है आपको, मिडल ईस्ट पूरा का पूरा न्यूज़ में है, तो हमें उनके बारे में पढ़ना ही है, उसके बारे में हमें पढ़ना ही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया है। तो आपको याद रखना है ये वेस्ट एशिया का पार्ट है, क्या? सऊदी अरेबिया। अब ना थोड़ा-सा इस बात को समझना, सऊदी अरेबिया 2 जगह ओपन्ड है, एक तो रेड सी में और एक है पर्शियन गल्फ में, है ना? यहाँ से आपको पर्शियन गल्फ में ये देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? किस-किस के साथ बॉर्डर बना रहे हैं? मैंने बोला आपको कि मिडल ईस्ट तो अब जी रट्टा मार लो पूरा। अब कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है इसमें, मिडल ईस्ट पे रट्टा मारना पड़ेगा आस-पास की कंट्रीज़ का। तो किस-किस के साथ है? नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा? इधर जॉर्डन, ठीक है? इराक और आपको इधर देखने को मिलेगा कुवैत, ठीक है? नॉर्थ में 3 कंट्रीज़ देखने को मिल रही है, जॉर्डन, इराक और कुवैत। उसके बाद आपको ईस्ट में कौन-कौन सी देखने को मिलेगी? एक तो पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है, ठीक है? एक आपको कतर देखने को मिल रहा है और एक आपको यूएई देखने को मिल रहा है, एक आपको यूएई देखने को मिल रहा है। साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ओमान देखने को मिल रहा है, साउथ में बात करें तो यहाँ पे आपको यमन देखने को मिल रहा है, वेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो आपको रेड सी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी जो आपको चीज़ें हैं ये याद रखनी है। यहाँ पे आपको एक डेज़र्ट देखने को मिल रहा है, अन-नाफूद डेज़र्ट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। रुब अल खली डेज़र्ट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? रियाद कैपिटल है यहाँ की, जो आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बस याद रखना है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट रिवर्स नहीं है, ठीक है? सिर्फ वही रिवर्स हैं जो बारिश के टाइम पर जिसे हम कहते हैं कि भर जाती हैं और फिर फ्लो करती हैं, नहीं तो कोई भी परमानेंट रिवर नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था? सऊदी अरेबिया का ही आपको पता है एक बॉर्डर हमने देखा था अभी, है ना? क्या था? जॉर्डन नॉर्थ में, यहाँ पे देखा था ना? नॉर्थ में हमने देखा था यहाँ पे। इसी के बारे में अब इन्फॉर्मेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं। पीएम ऑफ इंडिया ने विजिट किया था जॉर्डन को, तो इस वजह से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो-जो बोल रहा हूँ प्लीज़ याद रखना, ठीक है? डेड सी कहाँ पर है? डेड सी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किसके बीच में? यहाँ पे आपको इज़राइल और जॉर्डन के बीच में देखने को मिल रहा है। ये गल्फ ऑफ अकाबा से आकर मिलता है। गल्फ ऑफ अकाबा में यहाँ पे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसे हम कहते हैं अल अकाबा, ठीक है? ये आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ अकाबा से आके मिल रहा है। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे? इस मैप में दिखाऊँ तो ये जो छोटे से आपको पार्ट देखने को मिल रहा है ना, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है? और फिर ये गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ आके मिलता है? ये पूरा का पूरा जो है ये रेड सी है, यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने एक पोर्ट बताया था आपको इज़राइल का, मुझे ज़रा कमेंट करके बताना, पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बताया था यहाँ पे, कौन-सा पोर्ट था वो, ठीक है? इज़राइल का, ओके। फिर ये आपको समझ में आ गया डेड सी, यहाँ पे आपको ये जो है, ये आपको जॉर्डन रिवर देखने को मिल रही है। ये क्या है? ये सी ऑफ गलील है, क्या है? सी ऑफ गलील। अब इसको आप गलील भी बोल सकते हो, गलीले भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल लो, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती इतनी, ठीक है? फिर उसके बाद डेड सी जो है उसको वर्ल्ड का लोएस्ट नेचुरल पॉइंट बोला जाता है, लोएस्ट नेचुरल पॉइंट, इस बात को याद रखना, ठीक है? जॉर्डन रिवर हमने देख ली, सब कुछ देख लिया, कुछ बचा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है? बस अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन किस किस के साथ इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। मैंने आपको बोला ये न्यूज़ में पढ़ना ही पड़ेगा। एक तो आपका हो गया सीरिया, आपका हो गया यहाँ पे इराक, सऊदी अरेबिया अभी हम पढ़ के आए थे। फिर आपको इधर इज़राइल देखने को मिलेगा, ये पैलेस्तीन वाला एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है? बट फॉर्मली मेरे को लगता है अगर आएगा तो इज़राइल ही लिखा हुआ आएगा, पैलेस्तीन नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है कि मेनली ये लैंडलॉक्ड एरिया है, बट ये वाला जो पार्ट है जो इसे गल्फ ऑफ अकाबा से जोड़ रहे हैं, ये सिर्फ 26 किलोमीटर लंबा जो है ये कोस्ट लाइन है जो इसको मेन वाटर बॉडी से जोड़ रही है, नहीं तो ये परम जो है प्योरली कहाँ पे है? ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बट ये 26 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है ये इसको एक मेन चैनल से जोड़ रही है विच इज गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं टाइग्रिस रिवर बोल लो, टिग्रिस रिवर बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, ठीक है? अब क्या है कि हुआ क्या है कि ये जो टिग्रिस रिवर है, टाइग्रिस रिवर है, इसका 30 से 60% ड्रॉप देखने को मिला है आपको, किसमें? इसके वाटर में, ठीक है? तो अब क्या है कि आपको दो रिवर यहाँ पे देखने को मिल रही है, टिग्रिस टाइग्रिस कुछ भी बोल रहे हो यार, मैं टिग्रिस बोल रहा हूँ, ठीक है? ये एंड यूफ्रेट्स, ठीक है? ये दोनों जो रिवर हैं ये आपको पैरेलल चलती हुई दिख रही है, पर एक पॉइंट पे आके ये मिल जाती है, एक पॉइंट पे आके ये मिल जाती है, ठीक है? इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है अल कुरना,
क्या नाम है? अल कुरना, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है अल कुरना, आपको याद रखना है। इराक में आके ये दोनों मिल गई। इसके बाद किस नाम से ये बहना शुरू करती है? इसके बाद ये शत अल अरब के नाम से बहना शुरू करती है, पर्शियन गल्फ पे जाकर इसका माउथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों का ही, यूफ्रेट्स हो या टिग्रिस या टाइग्रिस रिवर है, इसका कहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन देखने को मिलेगा? दोनों ही आपको टर्की में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। ये जो आपकी टिग्रिस रिवर है ना, ये पहले टर्की में जाती है, फिर सीरिया के साथ बॉर्डर, सीरिया के बॉर्डर वाले एरिया से फ्लो करती हुई कहाँ पे आती है? इराक में आती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताइवान। ताइवान इधर कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, एशियाई तो बढ़ रहे हैं ना। तो ताइवान के बारे में अब हम देख लेते हैं। ताइवान पहले भी हमने पार्ट 1 में भी कवर किया था, तो बहुत सारा इसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। क्या है कि ये ना चाइना और ताइवान के बीच में जो क्लैशेस हैं, जो आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में रहते हैं, पर बहुत सारा भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना कि ये आपका ईस्ट चाइना का पार्ट है, ईस्ट चाइना सी का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो किसका पार्ट है? ईस्ट चाइना सी का पार्ट है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको ताइवान स्ट्रेट देखने को मिलेगा, इस तरफ आपको फिलीपींस सी देखने को मिलेगा। दो चीज देखने को मिल गई। इसके नीचे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिलीपींस भी देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि 90% जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड चिप्स है ना, वो कहाँ पे बनती है? वो ताइवान में बनती है। और इसी वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन शील्ड। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है और चाइना इसके पीछे पड़ा हुआ है, यही रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन ब्लू लाइन। ब्लू लाइन तो इतनी बार करवा चुका हूँ आपको। मैं मंथली करंट अफेयर्स करवाता हूँ, उसमें मैंने करवा दिया। मैं मंथली प्लेसेस इन न्यूज करवाता हूँ, उसमें मैंने करवा दिया। अब फिर से बारी आ गई है इसकी। ठीक है, ब्लू लाइन। सबसे पहले आपको याद रखना है ब्लू लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में? तो इसराइल और लेबनान के बीच में। ठीक है, ये ब्लू लाइन क्यों बनाई गई थी? ये ब्लू लाइन एक्चुअली एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक लाइन ऑफ विड्रॉल है। क्या है? एक लाइन ऑफ विड्रॉल है। ये बिल्कुल भी एक लीगली रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। याद रखना है, एक लाइन ऑफ विड्रॉल है, एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ठीक है, 2000 में ये बनाई गई थी, सन 2000 में, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किस वजह से? ताकि जो इजराइल और लेबनान के बीच में फ्रिक्शन है, उसे खत्म किया जा सके। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मेडिटेरेनियन से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? शेब्बा फार्म्स तक जाती है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। शेब्बा फार्म्स कहाँ पे? सीरिया का पार्ट है, सीरिया के बॉर्डर्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि रोजावा रीजन कहाँ पे है? रोजावा रीजन कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, जो रोजावा रीजन है वो कहाँ पर है? वो है आपका नॉर्थ ईस्ट सीरिया में। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, यहाँ से हमने अभी एक रिवर देखी थी ना, कौन सी जा रही थी? टिग्रिस रिवर। यहाँ से कौन सी जा रही थी? यहाँ से यूफ्रेट्स रिवर जा रही थी, है ना। अब इसको हटा देता हूँ। ओके, ये वही वाला रीजन है। तो रोजावा रीजन जो है, ये एक्चुअल में हमेशा न्यूज में रहता है। क्यों न्यूज में रहता है ये? क्योंकि यहाँ पर जो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेज है और जो कुर्दिश लेड एसडीएफ है, ये आपस में, इनके बीच में आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये रोजावा रीजन जो है, ये आपका हमेशा न्यूज में रहता है। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं इनको बार बार? यार ईरान के पास है तो पूछा जा सकता है, ऐसा पूछे, क्योंकि अब देखो बहुत ज्यादा न्यूज में ईरान, तो ऐसे बोल दिया जाएगा रोजावा रीजन, और आगे जो है वो आपको पेयरिंग में ईरान लिखा होगा। आप भी सोचोगे यार इतना न्यूज में था, क्या पता ये वाला रीजन भी हो न्यूज में, हमने डाल दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ईरान में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये तो सीरिया में है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि एक मूना आइलैंड है, मूना आइलैंड। ये कहाँ पे है मूना आइलैंड? इंडोनेशिया में। ये कहाँ पर मूना आइलैंड है? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लिख देता हूँ, मूना आइलैंड, आईएस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर ना हैंड स्टेंसिल मिली है। हैंड स्टेंसिल का मतलब क्या होता है? हैंड स्टेंसिल का मतलब होता है, जैसे समझ लो कि मेहंदी, ठीक है, तो वो लगी हुई थी, वैसे ही ऐसे हैंड प्रिंट के निशान बने होते हैं यहाँ पे हाथों के। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये कितनी अच्छी ड्राइंग क्यों बनाई है? भाई ऐसी मेरी ड्राइंग है, क्या कर सकते हैं। और ये मैंने पॉइंटेड क्यों बनाया? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे जो हैंड स्टेंसिल मिली थी, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये पॉइंटेड ही बनाए गए थे। तो जो डिस्कवरी जिन्होंने करी थी इस चीज़ की, वो यही देख रहे थे कि शायद कोई इनके यहाँ पर मतलब ट्रेडिशन होता होगा कि पॉइंटेड फिंगर्स बनानी है। ठीक है,
तो एक्चुअल में इसको अब मान लिया गया है कि ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हैंड स्टेंसिल है, ठीक है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट है, ठीक है। इससे पहले सुलावेसी और स्पेन में देखने को मिला था, बट ये उससे भी पुराना है। 67,800 ईयर्स अगो का ये हैंड स्टेंसिल देखने को मिला है, ठीक है। कहाँ पे? मूना आइलैंड में। तो ये पूछा जा सकता है मूना आइलैंड कहाँ पे, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ना ये बेसिक नॉलेज नहीं होती कि ओशियाना कॉन्टिनेंट कौन सा है और ओशियाना में कौन सी कंट्रीज आती हैं। मेनली यहाँ पे आपको 7 सोवर्जियन कंट्रीज देखने को, सॉरी 14 सोवर्जियन कंट्रीज देखने को मिलेगी। जैसे कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन आइलैंड, वानुआतू, फिर फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल, पालाऊ, नौरू, नौरू के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, सामोआ, तोंगा, तुवालू, तुवालू के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है। दो रीजन है इसके न्यूज़ में, तो वो हम पढ़ेंगे ओशियाना कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आ जाओ। अभी क्या हुआ है कि ये है निंगालू शार्क बे या निंगारू कोलर रीफ्स, कोलर कह रहा हूँ, कोरल रीफ्स की वजह से ये न्यूज में हुआ क्या यार कि ना ये यूनेस्को लिस्टेड निंगालू रीफ है, ठीक है, कि यूनेस्को की लिस्ट में इन्हें ऐड किया गया है। अभी रिसेंटली जिस तरीके से जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे हमें कोरल ब्लीच देखने को मिला। कोरल ब्लीच क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से, जो पेड क्लास है ना उसमें मैंने आपको समझाया है, क्योंकि कोरल ब्लीच हो गया, एल्गल ब्लूम हो गया, ये सब हमारी थीम्स में आता है, ठीक है। तो जिसको भी पढ़ना हो, देखो यार बहुत ज़्यादा भी कॉस्टली तो नहीं है ना। तो एक महीने का वो कोर्स है 389 का है, जिसमें मैं 15 से 20 डेज में ही आपको ख़त्म करवा दूंगा। सारी पीडीएफ सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इसे पढ़ रहे हैं, इस कोर्स का पार्ट है। तो आप उसे जाके पढ़ सकते हो, है ना। मैंने बहुत ही रीजनेबल रेट रखे हैं, अगर मैं कुछ आपको पेड क्लासेस में दे भी रहा हूँ। और यकीन मानना यार, वो रेट कम है, 389 रुपीज़, ठीक है, बट कंटेंट टॉप नॉच है, ठीक है। आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि कुछ ही थीम्स को पढ़ के हमने 70 to 80% जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है वो पूरा कर लिया, वो भी सारा इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। और बाकी जो है हम करंट अफेयर से कंप्लीट कर ही रहे हैं, करंट अफेयर्स में आपको फ्री में करवाते ही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे विक्टोरिया स्टेट है, वो भी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निंगालू रीफ है, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, सी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर आपको 70% जो कोरल्स है ना वो खत्म हो गए वो, ये समझ लो, ठीक है। तो इस वजह से निंगालू रीफ जो है वो न्यूज़ में, तो यहाँ पर आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ है इस तरफ। तो ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं ये निंगालू रीफ कहाँ पे। अब क्यों पढ़ रहे हैं यार? 70%, सोचो कितनी बड़ी बात है। 70% ऑफ द कोरल्स जो है दे हैव डाइड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी विक्टोरिया स्टेट, जैसे मैं बता ही रहा था, अभी हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बुश फायर देखने को मिली थी, आपको पता था उस टाइम पर ये न्यूज़ में था, तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं कि ये विक्टोरिया स्टेट ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में। सबसे पहले आप इधर जाओगे ईस्ट आ गया, फिर नीचे जाओगे साउथ आ गया, तो साउथ ईस्ट पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोप में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आर्टिक रीजन देखो एक अलग ही मतलब कि वो है, पार्ट है, बट मैंने इसे यूरोप में इसलिए डाल दिया क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज है वो भी आर्टिक रीजन का पार्ट है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो वैसे मत समझना, बट वैसे समझो कि इसको हम यहीं पे कवर कर लेंगे यूरोप में। उसके बाद हम बाल्टिक सी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाल्टिक सी के बाद हम पढ़ेंगे ब्लैक सी के बारे में, ये भी न्यूज़ में था। तो ये तीन रीजन्स जो है मेनली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और कुछ तो मैंने मार्क नहीं किया ना, तो और कुछ नहीं हम करने वाले। पिछली बार हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी यूरोप में, है ना, बट इस बार इतना कुछ था नहीं। तो अब देखो ज़रा ब्लैक सी के बारे में, इसे याद ही रखना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही लेते हैं। ब्लैक सी में आपको मेनली जो है वो 6 कंट्रीज दिखेंगी जो इसके साथ बॉर्डर बनाती है, ब्लैक सी के साथ। रशिया, यूक्रेन, जियोर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया। थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको मैप में, है ना। यह आपका ब्लैक सी है, यहाँ पर आपको जॉर्जिया और रशिया देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे जॉर्जिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे रशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूक्रेन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रोमानिया देखने को मिलेगा, बल्गेरिया देखने को मिलेगा, टर्की देखने को मिलेगा।
ठीक है, आई होप आपको सारे पता चल गए होंगे। ये ट्रिक है, बट मैं कहता हूँ कि ट्रिक का इतना कोई फ़ायदा होता नहीं, उस टाइम पर प्रेशर में याद आता नहीं है, बट सारा याद रखो, दिमाग में रखो तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। इसको एनॉक्सिक डीप वाटर्स भी बोला जाता है। एनॉक्सिक डीप वाटर का मतलब क्या है कि ऐसा वाटर जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम है, या फिर ये समझ लो है ही नहीं, नल है, ठीक है। तो ब्लैक सी को ये बोला जाता है। दूसरा एक वर्ड इसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मेरोमिक्टिक लेक। मेरोमिक्टिक लेक का मतलब क्या होता है? मेरोमिक्टिक लेक का मतलब ये होता है ऐसी रेयर टाइप ऑफ वाटर बॉडी होती है जहां पर जो लेयर्स है ना, जो लेयर्स हैं वो आपस में परमानेंटली सेपरेटेड है, ठीक है, कि मतलब डीप वाटर से एकदम अलग है, अपर वाटर एकदम अलग है, इस टाइप का जो है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, रेयर वर्टिकल मिक्सिंग देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेरोमिक्टिक लेक। तो अगर कहीं पे लिखा आ जाए ना इट इज अ एनॉक्सिक एंड मेरोमिक्टिक लेक, तो कंफ्यूज मत हो जाना, आप समझ जाना कि हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 सी कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर उधर लेके चलूंगा। ये सी ऑफ अजोव है, ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है। अच्छा यार चलो नीचे वाले इस पे दिखा देता हूँ अच्छे से, रुको यहाँ हूँ। ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी आ गया, ठीक है। यहाँ पर सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एजियन सी है। एजियन सी फिर आगे जाके किससे कनेक्ट हो जाते हैं? यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से, है ना। तो आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो, अब अच्छे से देख लो, जियोर्जिया, रशिया, यूक्रेन। यूक्रेन ये पूरा आ रहा है। मालडोवा वो आपको ला देंगे कि ये भी है, बट मालडोवा नहीं है, ये ब्लैक सी से कनेक्टेड नहीं है। रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, इस तरह से टर्की हो गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी टर्की हो गया। सेवास्तोपोल आपको याद रखना है। सोची आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, रशिया का, न्यूज में है हमेशा से। कर्च स्ट्रेट आपको याद रखनी है, यहाँ पर है, ठीक है। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ इधर। अब जो मैंने आपको सी ऑफ अजोव बताया, ठीक है, और ब्लैक सी बताया, ये किससे कनेक्ट, कौन कनेक्ट कर रहा है? कर्च स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट कर रही है। बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है? जो ये ब्लैक सी ऑफ मरमरा है। फिर उसके बाद जो आपका डार्डेनली स्टेट है वो किसको, स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? ये सी ऑफ मरमरा को एंड एजियन सी को कर रहा है। तो वो ना आपसे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर, जैसे कि वो हमेशा करते ही हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो कौन कौन से स्ट्रेट बीच में आएंगे, तो आपको ये 3 स्ट्रेट याद रखने कि अगर आपको सी ऑफ अजोव से मेडिटेरेनियन जाना है या एजियन सी जाना है, तो पहले कर्च स्ट्रेट आएगा, देन बॉस्फोरस आएगा, फिर आपका डार्डेनली स्ट्रेट आएगा, ठीक है, केबीडी। ऐसे याद रखना, क्या आएगा? के बी डी। कुछ भी से बना लो, अपने दोस्तों का नाम बना लो, कुछ भी बना लो, है ना। ऐसे जैसे कुछ बोलते हैं ना, अब बहनें बोलती है अपने भाई को, कैसा भाई दे दिया, ठीक है। तो भगवान को बोल रहे हो, मान लो कैसा भाई दे दिया, ऐसे याद रख लो, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ रिवर्स है जो याद रखना, जो इसमें मतलब आपको जाती हुई दिखेंगी। सबसे पहले तो आपको दानुबे रिवर हो गई, नाइपर हो गई, डॉन हो गई, फिर एक कौन सी है, नेस्टियर रिवर है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, मैंने क्या बोला था, बाल्टिक सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाल्टिक सी आपको याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इधर तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात रखनी है, नॉर्वे इसका पार्ट नहीं है। नॉर्वे बाल्टिक सी का पार्ट नहीं है। डेनमार्क से लेके आपको फिनलैंड तक देखने को मिलेगा जो इसका पार्ट है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है? स्वीडन, स्वीडन देख लिया हमने, ठीक है। फिर स्वीडन के साथ हम यहीं पढ़ लेते हैं ना, फिनलैंड आ गया, फिनलैंड देख लिया, ठीक है। एक एक करके साथ से चलते हैं। डेनमार्क आ गया, डेनमार्क के बाद हमारा कहाँ गया? पोलैंड, पोलैंड आ गया। पोलैंड के बाद हमारा लिथुआनिया आ गया, कहाँ गया? ये आ गया। देन उसके बाद लातविया आ गया, देन उसके बाद एस्टोनिया आ गया, देन उसके बाद जर्मनी। अच्छा जर्मनी बीच में भूल गए थे, जर्मनी आ गया, एंड देन रशिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि रशिया तो इधर भी नहीं, देखो एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये जगह, ये भी क्या है? ये भी रशिया की टेरिटरी है। क्या नाम है इसका? कैलिनी, कैलिलिन ग्राड, कैलिनिन ग्राड, ये इसका नाम है। ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, ये भी रशिया की टेरिटरी है। इस वजह से ये डायरेक्टली पार्ट है किसका? बाल्टिक सी का। ये आपको याद रखना है। कितनी यहाँ पे कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको याद रखना है कि बाल्टिक सी जो है उसमें कितनी कंट्रीज हैं? 9, ठीक है। उसके बाद और कौन से गल्फ देखने को मिलेंगे? गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ डांस्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रैकरिश वाटर बॉडी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाल्टिक सी के बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। बाल्टिक सी के अंदर जो है वो सबसे बड़ा
आइलैंड कौन सा है? गॉटलैंड। कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिक रीजन मैंने बोला था इधर ही कर लेंगे। तो आर्टिक रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगी? 8 कंट्रीज आपको मेनली देखने को मिलेगी। ऊपर से देखना शुरू कर दो, रशिया, फिर ये अलास्का कौन सा पार्ट है? ये यूएस वाला पार्ट है। देन इधर कनाडा आ गया, कनाडा के बाद डेनमार्क आ गया, ग्रीनलैंड की वजह से डेनमार्क आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद आपको यहाँ पे आइसलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों ही इसका पार्ट है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साथ की जो 3 कंट्रीज है तीनों इसका पार्ट है। ये आपको याद रखना है, ऐसे ही ये 8 हो जाते हैं। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंट स्टडीज आई है, उसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से हमें ग्लोबल एवरेज या ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, तो आर्टिक रीजन पे उसका 3 to 4 टाइम्स फास्टर असर हो रहा है। मतलब ये 3 to 4 टाइम्स जल्दी यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर है वो राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। पराना वेल्स, ये एकदम आउट ऑफ दी वो है, ये आप सोलर सिस्टम की न्यूज़ है, ये समझ लो सोलर सिस्टम, जिस वजह से न्यूज़ में हुआ क्या है? ये जो पैराना वेल्स है, पैराना वेल्स एक्चुअल में ये फ्लूवियल ड्रेनेज सिस्टम है। कहाँ पर? मार्स में। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा पैराना वेल्स क्या है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे? मार्स में। जो अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे भी ना वो स्टेटमेंट बेस्ड इसके बारे में, तो भी वो जो आपके साथ एक ही जगह खेलेंगे, बिकॉज दे ओनली वांट कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैराना वेल्स है ये ड्रेनेज सिस्टम है कहाँ का? मार्स का। वो वीनस डाल देंगे, वो अर्थ डाल देंगे, वो मून डाल देंगे। ठीक है, तो आपको बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कहाँ का है, ये मार्स का है। बस इतना आपको याद रखना है। मार्स में भी कौन सा रीजन है? ये जो मार गैरिटी फर जो है, टेरा, वहाँ वो एक रीजन है जिसके अंदर ये आपको पिराना वेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है? एक फ्लूवियल ड्रेनेज सिस्टम है। ये क्या दिखाता है कि कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम का पहले का मतलब है बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या था कि यहाँ पर वाटर था। ठीक है, अब वो तो पुष्टि नहीं हुई है कितने साल पहले, कितने साल पहले नहीं, क्या पता 1000 साल पहले ही, बट इसकी बात नहीं हुई है। बट हाँ, ये पता चल गया है कि यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ पे वाटर फ्लो होता था और यहाँ पे लाइफ थी। अब हो सकता है ना कि हमारी लाइफ से पहले वहां पे लाइफ थी, ठीक है, वहां पे लाइफ एंड हो गई, या किसी तरीके से वहां के लोग अर्थ पे माइग्रेट कर गए। ठीक है, और फिर अर्थ पे लाइफ है, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, देखो पॉइंटर्स आई एक्सपेक्ट कि आपको जब पीडीएफ मिल जाएगी तो आप उसको खुद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, भाई पढ़ लेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप यहाँ जाके इन पॉइंटर्स को पढ़ लेना, एकदम स्ट्रेट लाइन फैक्ट्स हैं, इस पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ये 2 पेजेस के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं किसके ऊपर? हम चलते हैं नेशनल न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, कि नेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं जो न्यूज़ में थी। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से रीजन के बारे में? ये जो सक्सगम वैली है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी क्या हुआ कि सक्सगम वैली पर जो चाइनीज है, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, वो कुछ क्या कर रही थी? इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, तो उस वजह से ये एरिया न्यूज में आया। ठीक है, अब क्या सक्सगम वैली हमारे अभी कंट्रोल के अंडर है? नहीं। हुआ क्या था कि 1963 में पाकिस्तान ने इसे क्या किया था? पाकिस्तान ने इसे जिसे हम कहते हैं कि कैप्चर कर लिया था। ठीक है, वॉर में कर लिया था, फिर 1963 में इसे क्या किया था? चाइना को दे दिया था। इसको क्या किया था? चाइना को दे दिया था। तब से चाइना यहाँ पे देख रहा है, तो चाइना ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बट इंडिया कहता है कि ये हमारा अ, मतलब कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, हमारी टेरिटरी है, अभी हमारे हाथ में नहीं है, बट दिस इज आवर टेरिटरी और आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये रीजन जो है वो न्यूज़ में आया। आपको अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, वो क्वेश्चन नुब्रा वैली की तरह ही बना देंगे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले, तो ये कहाँ पर है? जो काराकोरम पास है उसके भी नॉर्थ में है, सियाचिन ग्लेशियर के भी नॉर्थ में है, अस्काई चिन जो है उसके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, प्लीज इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि वो किसी भी तरीके से पूछे तो आपको पता हो कि ये कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कावेरी रिवर, कावेरी रिवर देखो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी कावेरी रिवर, और यहाँ पर ये एंड हो रही है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या है कि कावेरी रिवर न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर कैडमियम और लेड जो है उसके बहुत मतलब कि ये हमें अलार्मिंग लेवल्स में यहाँ पे देखने को मिला है इंडियन रिवर में, और मेनली कावेरी में। जो कैडमियम है उससे एक डिजीज होता है जिसे क्या बोलते हैं? इटाई इटाई, इटाई इटाई, पिटाई पिटाई, इटाई इटाई। ठीक है,
लेड से भी होता है कुछ, न्यूरल सिस्टम या मैं बोलूँ नर्वस सिस्टम को हार्म करता है, तो क्या डिजीज है बताओ जरा मुझे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कावेरी रिवर के बारे में इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक स्टडी निकली थी उसमें इसके बारे में बताया था, जब स्टडी आई है किसी रिवर के बारे में तो उसके बारे में पढ़ना इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका, वहां से इसका आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा। बहुत सारे फॉल्स हैं जो इस रिवर पे पड़ते हैं, है ना। वो फॉल्स कौन कौन से हैं, फॉल्स का मतलब वाटरफॉल्स की बात कर रहे हैं, है ना। जो एक है शिवना सुंदरम कर्नाटका में, और एक है होगेनेकल तमिलनाडु में, जो एक बड़े बड़े जो वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसका जो डेल्टा है, यहाँ पर एक डेल्टा बनता है एंड में, जब ये इसका माउथ आता है तो वहां पे इसका डेल्टा बनता है, उसको गार्डन ऑफ द साउदर्न इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे मेजरली ये कहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लो कर रही है, 56% तमिलनाडु में, कर्नाटका में जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ पे 41%। ठीक है, कुछ डैम्स भी हैं, कुछ फॉल्स भी है, फॉल्स पे तो हमने बात कर ली, डैम्स की बात कर लेते हैं। कृष्णा राजा सागर डैम यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेतुर रिजर्वॉयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसीलिए इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे, एक है कर्नाटका में, एक है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, इसका माउथ आता है, तो वो कौन सी जगह है, पूमपुहार। ठीक है, इस ये वाटर जिसे हम कहते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सी, चार स्टेट्स के बीच में, एक यूटी है, तमिलनाडु कर्नाटका केरला, एंड देन एक यूटी है पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपको देख लेना है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो पॉलिटेंट से रिलेटेड ही आएगा। अब क्या है, फिर से एक आर्ट एंड कल्चर या मैं बोलूँ एंशंट हिस्ट्री की लोकेशन है जो न्यूज़ में है। ठीक है, वो क्या है कि जो ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है, सिरपुर। उसको बोला गया है, उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो इसको अपग्रेड करेगी। ये कब की है साइट, 5th से 12th सेंचुरी के बीच में। अब 5th से 12th सेंचुरी याद आया, यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो हो सकता है सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में पूछ ले, तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ये आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, बट मेरा काम है आपको अभी प्लेसेस इन न्यूज के हिसाब से पढ़ाना। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये आपको छत्तीसगढ़ में, क्या कोई रिवर भी यहाँ पर है, हाँ, तो ये महानदी रिवर के बैंक में आपको देखने को मिलेगी। एंशंट टाइम्स पे इसे श्रीपुर या फिर श्रीपुरा भी बोला जाता था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 22 शिव टेम्पल देखने को मिलेंगे, 5 विष्णु टेम्पल, 10 बुद्धिस्ट विहाराज, जहाँ पर विहार आपको पता है ना, चैत्य और विहार, दो क्वेश्चन भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो जैन विहार भी देखने को मिलेंगे। मतलब ये बात समझ में आई कि बुद्धिस्ट और जैन यहाँ पे आके रहते भी थे। विहार वही एरिया होता है जहाँ पर जो बुद्धिस्ट है या कोई भी मॉन्क है वो आके रहते हैं। तो आपको यहाँ पे किसका मर्ज देखने को मिल रहा है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अब उसके बाद और सारी चीजें की कौन सी जो डायनेस्टी है यहाँ पर इससे एसोसिएटेड है, तो पांडु हो गई या पांडुवंशी प्लस सोमवंशी, बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं ना, बट मैं कहूँगा इस साइट को अच्छे से पढ़ना क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं यूपीएससी वाले आजकल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसकी एक रिपोर्ट थी, जिसमें ये बोला गया था कि 100 मीटर से कम हाइट वाले जो माउंटेन्स हैं उन्हें ही अरावली लैंडफॉर्म्स में इंक्लूड किया जाए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, काफी बवाल हुआ था। ठीक है, तो अब दिक्कत ये थी कि जो 99 मीटर्स पे भी होगा उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मतलब ये बोला गया 100 मीटर से ज्यादा वालों को ये ऐड किया जाएगा, तो अब 99 मीटर्स वाले उनको भी नहीं ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो अब यही बात थी कि इस हिसाब से जो न्यू डेफिनेशन आई थी उसके हिसाब से जो 90% अरावली हिल्स थी वो अब प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलेगी, इसके ऊपर बात करी गई थी। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में था, तो इस वजह से मैं चाहता था आपको अरावली के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, अरावली रेंज के बारे में, कि कहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात से कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक। चार स्टेट्स है जो इसमें आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है, वो है गुरु शिखर। कहाँ पे है, माउंट आबू। कहाँ पे है ये, राजस्थान में। कहाँ पर है ये, राजस्थान में, ऐसे भी लिख देता हूँ, राजस्थान। ठीक है, आपको इधर कुछ रिवर्स भी देखने को मिलेगी जो यहाँ से ओरिजिन कर है जिनका, एक तो बानस रिवर और साहिबी रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, लूनी रिवर जो रन ऑफ कच्छ में जाके उसका माउथ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
मैंने बोला था सिलीगुड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, जब भूटान के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या है कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी जो है उन्होंने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की प्रोटेक्शन को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या किया है, यहाँ पे थ्री न्यू फुली मिलिट्री गैरिसन्स बनाए हैं, ठीक है। तीन बनाए हैं, तीन अलग अलग इंडियन स्टेट में, एक बनाया वेस्ट बंगाल में, एक बनाया बिहार में, एक बनाया असम में। मतलब सारी जगह घेर ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो यहाँ तक भी लगता ही है, वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा क्या कर लिया, पूरा का पूरा तीनों जगह में गैरिसन बना लिया है। अब अगर पूछ लिया जाए कौन सा कहाँ पे है, तो याद रखना है चोपड़ा वेस्ट बंगाल में है, कृष्णगंज बिहार में है, धुबरी असम में है। तो कितना आसान हो गया ना उनके लिए पेयर वाले क्वेश्चन बनाना, तीनों लोकेशन दे देंगे, तीनों की स्टेट दे देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट पेयर्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की खुद में बात करें, कॉरिडोर की खुद में बात करें, तो ये 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा ये एक एरिया है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो रीजन है ये 20 से 22 किलोमीटर लंबाई है, विच इज वेरी 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 शॉर्ट। और ये हमें क्या कर रहा है, जो हमारे ये बाकी कंट्री है उसको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जोड़ रहा है। तो इस वजह से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक एरिया भी बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आ सकता है कि ये न्योमा एयरफोर्स स्टेशन जो है, ये न्यूली इसे अभी ऑपरेशनलाइज किया गया है। ये कहाँ पे, तो आपको याद रखना है ये ईस्टर्न लद्दाख में। ये कहाँ पे है, ये ईस्टर्न लद्दाख में। किसने बनाया, बीआरओ ने बनाया, ठीक है। तो आ सकता है डायरेक्टली ये मुद्ध न्योमा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है, या मुद्ध न्योमा कहाँ पे, या सीधा यही पूछा जाए न्योमा कहाँ पे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बित्रा आइलैंड मैंने बहुत बार आपको करवा दिया है, ठीक है। कहाँ पे है ये बित्रा आइलैंड, आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है ये जो लक्षद्वीप के अंडर ही आता है, उसी के अंडर ये आइलैंड है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप के अंदर ही आता है। लक्षद्वीप के अंदर ये स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है, स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन है वो 271 ही देखने को मिलेगी, बट ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। मलिक मुल्ला जो है उनकी यहाँ पे आपको श्राइन देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बस लोकेशन पता होनी चाहिए। अभी क्या है, आज तक का इंडिया का लार्जेस्ट ऑनगोइंग 2000 मेगावाट बड़ा, ठीक है, इतनी मतलब एनर्जी रखने वाला रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया है। किस पे बनाया है, सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो सुबानसिरी मतलब सुबानसिरी रिवर पे बनाया है। सुबानसिरी रिवर यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ये कहाँ फ्लो करती है, ये आपको इस तरीके से फ्लो करती है दिखेगी, ब्रह्मपुत्रा पे। आपको याद रखना है सुबानसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। एंड कैसी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट। ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये ब्रह्मपुत्रा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है। ये जो सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये असम अरुणाचल के बॉर्डर पे बनाया जा रहा है। असम अरुणाचल के बॉर्डर पे बनाया जा रहा है। कौन बना रही है, एनएचपीसी लिमिटेड इसको बना रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है, इसे बस याद रखना, ठीक है। ओरिजिन तिब्बत से होता है, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट मैंने ऐड कर दिया। देखो क्या हुआ है कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश का रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया गया है। वाह, थोड़ी सी बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं, क्लास पूरी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के रेयर अर्थ कॉरिडोर को रिसेंटली बनाया गया है। उसमें कुछ की साइट्स है जो आपको याद रखनी है, जैसे श्रीकाकुलम, ठीक है, भीमुनीपट्टनम, काकीनडा, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चिरल्ला, ठीक है, फिर रामायापट्टनम पट्टनम, फिर उसके बाद दुर्गा राजापट्टनम। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कहाँ पे, तो आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन में है, जहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर जिसे आंध्र प्रदेश के रेयर अर्थ कॉरिडोर में ऐड किया गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मोनोजाइट के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, मोनोजाइट के रिवर्स देखने को मिलते हैं, मोनाजाइट के रिवर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, रिवर्स बोल दिया क्या, नहीं, मोनाजाइट के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। इतनी देर अगर बोल लेते ना लगातार तो फिर जबान फिसलने लगती है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
ओके, अब आते हैं हम लकुंडी एक्सकवेशन के ऊपर। ये लकुंडी फिर वही है कि आपको मेनली जगह याद रखनी है कहाँ पे। तो गडक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आपको ये लकुंडी एक्सकवेशन देखने को मिलेगी। फिर से एक्सकवेशन यहाँ पे हुई, ठीक है। किसकी कैपिटल थी ये होयसला किंग वीरभल्लला टू की जो थी वो कैपिटल थी। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इसको लोकी गुंडी के टाइम से भी तब के नाम से भी तब जाना जाता था, ठीक है। बाकी हिस्ट्री का पार्ट है, आप इसे प्लीज पढ़ना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्लेसेस एंड न्यूज़ के हिसाब से हम देखें तो सिर्फ कर्नाटका में आपको ये देखने को मिलेगी, इतना आपको याद रखना है। बट फिर भी आप इसे प्लीज याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया कहाँ पर, श्री विजयपुरम में। श्री विजयपुरम कहाँ पर है, श्री विजयपुरम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये किसका पार्ट है, ये अंडमान सी का पार्ट है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब ये मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट एक्चुअल में है किया क्या जाता था, जो ये फिशेस को मतलब कि पाला जाता था, ठीक है। वो एक्चुअल में जिसे हम कहते हैं एक्सीटू एरियाज में पाला जाता था, कि मतलब यहाँ से ले गए और कहीं और उनका क्या कर रहे हैं, उनको जिसे हम कह रहे हैं उसकी फार्मिंग कर रहे हैं। बट इस प्रोजेक्ट के चलते ये इन सीटू फार्मिंग है, जिसमें क्या किया जा रहा है, इधर ही ऐसे इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनकी फार्मिंग करी जा रही है इन सीटू, मतलब कि उसी एरिया में जिसमें नेचुरली वो मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखना कि इसमें आपको फिनफिश की और सी वीड की दोनों की कल्टीवेशन होती हुई दिखेगी, ठीक है। फिनफिश की भी और सी वीड की भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से क्या आ जाते हैं, फिर से पॉइंटर्स आ जाते हैं। ये नेशनल न्यूज़ जो है उसके पॉइंटर्स हैं। ये थोड़े से ज़्यादा हैं, ये आपको 3 पेज देखने को मिलेंगे। बट फिर से वही कह रहा हूँ, देखो एक एक लाइन के है ना। तो जैसे मतलब कि बिहार की जो गोगाबील लेक है वो 94th रामसर साइट बन गई है इंडिया की। अब इसमें मैं क्या याद करवा दूंगा आपको, है ना। जो चीज़ें मैं आपको याद करवा सकता हूँ, जो मैं आपको बता के बोल सकता हूँ कि हाँ इसे याद रखना, वो तो मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी जो पॉइंटर्स हैं ये आप प्लीज़ खुद कर लेना, ठीक है। बस एक चीज़ मैं अब आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ओके। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले पीडीएफ कहाँ मिलेगी जी आपको, भाई पढ़ ले के टेलीग्राम चैनल पर, भाई पढ़ ले के टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद अगर आपको इन्वायरमेंट की थीम्स करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने की, करने की ट्रिक्स देखनी है, तो आप इस मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं। यूट्यूब पे ही आपको यहाँ पे जो भाई पढ़ ले का भी आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, वहाँ पे साइड में ज्वाइन का ऑप्शन है, ठीक है। यूट्यूब मेंबरशिप है वो ज्वाइन का ऑप्शन है, वहाँ पे आप 389 रुपीज़ पे करिए और आप इसका मज़ा लीजिए। बाकी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स करनी है तो वो फ्री में अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके उसे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आज के सेशन में हमें पूरी करनी थी, है ना। हमने क्या किया है, आज पार्ट नंबर 2 जो है वो कवर कर लिया। अब सिर्फ एक पार्ट बचा है, तो मैंने आपको बोल दिया है 2 या 3 मई को आपको वो देखने को मिल जाएगा। उसमें हमारी मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स रहेगी, फिर आपके पूरे साल की प्लेसेस एंड न्यूज़ जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।